तक एंट्रोपी चेंज की किस किस की बात कर चुके? हम लोगों ने आइसोथर्मल का फॉर्मूला निकाल लिया था शायद, और हमने एक बेसिक फॉर्मूला, सबसे बेसिक क्या था कि अगर आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है हीट के अंदर dQ/T, इसका इंटीग्रेशन कर दो। जिस भी स्मॉल चेंज ऑफ हीट के लिए आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको पकड़ो और जोड़ते जाओ। तो dQ1 प्लस dQ2 बाई T1 T2 ऐसे करके जोड़ते जाओगे तो इंटीग्रेशन में ये आ जाएगा। dQ/T का इंटीग्रेशन कर दो, आपको डेल एस मिल जाएगा। यदि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, यदि आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर ले तो देखो यहाँ पे लिख रखा है सीधा फॉर्मूला, और मैंने आपको ये भी बताया होगा कि आइसोथर्मल क्यों लिखते हैं। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे dQ/T का, और T को कांस्टेंट बोल दो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो ये बाहर आ जाएगा, आपका इंटीग्रेशन dQ का बच जाएगा बाय 1/T, और आपको क्या मिल जाएगी साइड वाली चीज, डेल एस इक्वल Q/T। अच्छा क्या सर, क्या ये आइसोथर्मल के लिए है? क्या ये और किसी प्रोसेस के लिए फॉर्मूला फॉलो नहीं होगा? Q रिवर्सिबल बाय T सब के लिए होगा, ठीक है, सब के लिए होगा। आप यहां से यहां पहुंच जाओ 1 से 2, ठीक है जी, 1 से 2 आप पहुंचे, स्टेट 1 है ये आपकी और ये स्टेट 2 है। मान लो तुम आइसोबारिक पाथ से गए, ठीक है, तुम्हारा क्या आएगा यहाँ पे एस फाइनल आएगा, यहाँ पे एस इनिशियल आएगा, ठीक है, ये हो गया। अगर मेरा एस फाइनल और एस इनिशियल आया आइसोबारिक के लिए, आइसोबारिक केस में एस फाइनल और एस इनिशियल आ गया, तो तुम कहो कि मेरे को ये कैलकुलेट करना है, तो आइसोथर्मल कहूंगा कि आइसोथर्मल पाथ फॉलो कर लो, उससे कैलकुलेट कर लो। कहूँ ये क्या मतलब हुआ, आइसोबारिक के लिए आइसोथर्मल से क्यों कैलकुलेट करूं? मैंने कहा कि एंट्रोपी जो है स्टेट फंक्शन है, तुम चाहे आइसोबारिक से गए हो 1 से या फिर आइसोकोरिक से गए हो, जिससे भी गए हो 1 से 2 तुम जब गए तो तुम्हारा जो फाइनल एंट्रोपी आएगा ना वो सेम आएगा 2 के ऊपर। तो एक काम करो, तुम आइसोथर्मल से कैलकुलेट कर लो, उस केस के अंदर भी डेल एस जो है तुम्हारा एस फाइनल माइनस एस इनिशियल सेम ही आएगा, तो इनिशियल तो तुम सेम पोजीशन से चले, और क्योंकि स्टेट फंक्शन है और तुम 2 पे ही पहुंचे तो एस फाइनल की वैल्यू सेम आएगी। तो कहते ठीक है, फिर फायदा क्या है, आइसोथर्मल से क्यों कैलकुलेट करूं? आइसोथर्मल से इसलिए कैलकुलेट करते हैं बच्चे क्योंकि पूरा का पूरा 1 से 2 जब आप गए पूरे टाइम के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आप टोटल हीट निकालो, उसके अंदर टेम्परेचर का डिवाइड करो, और आप सीधे सीधे एंट्रोपी चेंज ds इक्वल Q/T लिख लो। अगर आप आइसोबारिक तरीके से जाते हैं, आइसोबारिक से जाते हैं तो क्या होता, V1 से V2 चलेगा, ठीक है, V इनिशियल और फाइनल लिख लो इसमें। तो मान लो स्टार्टिंग में मेरा V इनिशियल था, उसके अंदर मैंने एक चेंज लेके आया, ऐसे V इनिशियल से dV आया, इस टाइम के लिए मैं मान सकता हूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा, इस वाली टर्म को बोल दो V2, जो फाइनल तुम्हारी इस छोटे से चेंज के बाद वॉल्यूम बनी वो V2 बन गई, मान लो, ठीक है जी, V2 बन गई। इको आ रही है, हाँ सही। जब आप V इनिशियल से, शायद काफी का माइक ऑन है उसकी वजह से इको बन रही है, काफी बेटा माइक बंद कर लो, या मुझे करना पड़ेगा, तुम सुन ही नहीं रहे हो। चलो मैंने अभी के लिए थोड़ी देर के लिए सबके माइक बंद कर दिए। चैट ओपन है लेकिन V इनिशियल से V2 गए तुम, इस टाइम के लिए तो तुम्हारा टेम्परेचर T1 था और वो मैंने कांस्टेंट मान लिया, जैसे ही तुम V2 पहुंचे ना तुम्हारा टेम्परेचर बदल गया, T2 बन गया। तो इस टाइम पीरियड के लिए मान लो तुम्हारा हीट चेंज आया dQ1, अब V2 से तुम V3 जाओगे, ठीक है, इसके अंदर वही dV जो है आपका वॉल्यूम बढ़ गया होगा। यहाँ के लिए तुम फिर से कह सकते हो इतने छोटे से चेंज के लिए मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट था और dQ2 हीट निकली होगी। अब तुमको अगर इन सारे के सारे छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के टोटल एंट्रोपी निकालोगे, ds1 इक्वल dQ1 बाई T1, ds2 इक्वल dQ2 बाई T2, इन सबको जोड़ने लगोगे तो इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे आपके पास, इनफाइनाइट टर्म्स आ गए, उनको जोड़ोगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसी ने कहा इतनी ज्यादा मेहनत मत करो, तुम सीधा आइसोथर्मल से जाओ, सेम आपका डेल एस का वैल्यू आएगा, आप टोटल हीट निकाल लो आइसोथर्मल प्रोसेस की और आपके पास क्या है, एंट्रोपी चेंज आ जाएगा, ठीक है। ये बात शायद मैंने बोल भी दी होगी, और अगर नहीं बोली तो मैंने फिर से बता दी क्योंकि मेरे को याद नहीं किस क्लास में मैंने बताया और किस में फॉर्मूला बता के निकल गया मैं। चलो उसके बाद ये सब एंट्रोपी कैलकुलेशन कर ली कि सराउंडिंग और सिस्टम की जोड़ के टोटल यूनिवर्स मिल जाता है, ये सब बातें कर ली होगी, एंट्रोपी कैसे चेंज होती है ये फॉर्मूले निकाल दिए होंगे, आइसोथर्मल का फॉर्मूला निकाल दिया होगा। अब एक चीज जो है
कुछ मतलब लोगों को कंफ्यूजन आ सकता है। अंकिता के इस प्रश्न का जवाब मैं बाद में जाऊंगा, तुमने 18-21 पे पूछा था पूरी क्लास के बाद कि पीसीएम लिए का है, जब मैथ ही नहीं आता था। तो यहाँ पे पता है, जब डेल एस निकालने को बोलता हूं मैं कि डेल एस आइसोथर्मल का निकाल लो, डेल एस आइसो, तो कहोगे क्यों निकालने सर, क्यों निकालने का सर फॉर्मूला होता है एन सी एम और डेल टी। तो सर आइसोथर्मल के लिए डेल टी तो जीरो हो जाता है, तो सर क्यू इक्वल जीरो। पहली तो बात, ये बात गलत है। डेल टी जो है आपका जीरो नहीं, टेंडिंग जीरो होता है, टेंडिंग जीरो। ठीक है, टेंडिंग जीरो क्या मतलब होता है बच्चों, 0.0000 इनफाइनाइट टाइम जीरो, फिर मान लो एक आ रहा है। ठीक है, दिस थिंग इज टेंडिंग जीरो। ये क्या है, ये टेंडिंग जीरो होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सीएम की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी कोई बहुत बड़ा नंबर। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आ रहा है, इनफाइनाइट इंटू जीरो। जब मैथ के अंदर तुम लोग लिमिट पढ़ोगे ना, लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेटिव, एलसीडी चैप्टर होता है, उसके अंदर आता है कि आप अगर इनफाइनाइट को टेंडिंग जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जीरो नहीं आता, कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। वो फाइंड करते हैं लिमिट वगैरह कैलकुलेट करके। अब हम पे तो वो सब टूल्स है नहीं कि हम लिमिट यूज कर लें, तो हम कहते हैं ठीक है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, फाइनाइट आएगी, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो क्या करें, तो फिर हम एक जुगाड़ लगाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हीट को जो है फॉलो करने के लिए, हीट फाइंड करने के लिए आप सीधे ये फॉलो करने जाते हो, या फिर एम एस डेल टी यूज कर लोगे, हर आदमी के दिमाग में यही चीज आती है। ठीक है, एम एस हो गया एन एम, और एक सी डेल टी हो जाता है। अगर ये वेरी भी कर रहे हैं तो ऐसे लिख लेते हो, अगर सी एम वेरी कर रही है तो इंटीग्रल फॉर्म लिख लेते हो, इंटीग्रल एम एस एस वेरी कर रहा है तो। इसके आगे कोई नहीं सोचता, लेकिन जैसे डेल टी जीरो मिलता है ना, आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्या करूं, तो ये वाले फॉर्मूले नहीं लगते। तो उस टाइम पे क्या करना होता है, आइसोथर्मल के लिए वैल्यू निकालने के लिए हम एक जुगाड़ रखते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या देता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। ये मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेता है। अब देखो, आइसोथर्मल के लिए लिख रहा हूं, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल है यानी टी इक्वल कांस्टेंट और डेल टी की वैल्यू जीरो, टी इक्वल कांस्टेंट, डेल टी इक्वल जीरो। डेल यू बोलो भाई सब क्या होता है, डेल यू होता है सर एन सीवी डेल टी, यहां लिख दो एन सीवी डेल टी इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। जैसे ये लिखा, ये वाली टर्म ये पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, क्योंकि डेल टी जो है यहाँ जीरो है। फिर तुम कहोगे सर यहाँ भी 0.001 है, क्योंकि आपने ऐसे बोला था। ठीक है, यहाँ पे कोई इनफाइनाइट टाइप की टर्म नहीं है, सीवी जो होगा वो फाइनाइट होगा इस प्रोसेस के लिए, और एन तो मोल फाइनाइट होते हैं। तब यहाँ पे इनफाइनाइट इंटू जीरो नहीं बन रहा, कोई फाइनाइट वैल्यूज है, वो 0.00 समथिंग से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये टर्म आपकी जीरो ही हो जाएगी। जैसे ही आपने जीरो किया, क्यू इक्वल माइनस डब्ल्यू मिल जाएगा। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर आपको हीट लिखनी है तो उसके वर्क का नेगेटिव वैल्यू आप लिखेंगे। तो क्या करो, W का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई, डिराइव किया होगा तो ये सब बताया ही होगा, क्यों रिपीट कर रहा हूं मैं, लेकिन चलो W, और ये बन जाएगा एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। तो किसी क्वेश्चन के अंदर अगर हीट पूछ रखी है आइसोथर्मल की, तुम ये लगाने जाओ और तुम्हें डेल टी जीरो मिले तो घबराना नहीं है, ऐसे करके हीट निकाल लो। ठीक है जी, बोलो क्लियर सबको। ठीक है, एक्चुअली मैं आज देख नहीं पाया, जल्दबाजी में आया था, जो बच्चे पहले आए ना उनको पता है कि मैं जल्दबाजी में आया था, तो मुझे याद नहीं कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। एडियाबैटिक नहीं पता होगा, यहाँ से चलते हैं और खत्म तो कर ही देंगे, आधा घंटा। एडियाबैटिक के लिए आपको क्या निकालना है, डेल एस एडियाबैटिक, क्या लिखोगे, क्यू एडिया लिख लो बाई टी। ठीक है, आप किसी की भी हीट लिख सकते हो। डेल एस का बेसिक फॉर्मूला सिर्फ क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, वो इसलिए कहते हैं ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सको। हम कह रहे हैं हमें इजीली नहीं करना, क्योंकि हम इससे भी इजीली कर सकते हैं। क्यू आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस की निकालने जाऊंगा तो आएगी वो जीरो ही, लेकिन वो कैलकुलेट करने में बहुत मगज मारी है। यहाँ पे मैं एक बहुत आसानी से क्यू एडियाबैटिक बाई टी लिख के इसको जीरो करके डेल एस एडियाबैटिक जीरो लिख सकता हूँ। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में 2-3 तरीके से है, जहां पे सबसे इजीली कैलकुलेशन होगी वहां पे हम, मेरा नेटवर्क धोखा दे क्या,
आ गई बात वापस, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप जैसे मैंने आइसोथर्मल के अंदर दिखाया कि हीट को आप कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप हीट को इजी वाले तरीके से कैलकुलेट कर लेते हो, वहां पे इनफाइनाइट इनटू जीरो की लिमिट कैलकुलेट करना इज वेस्टेज ऑफ टाइम। ऐसे ही यहाँ पे आप उस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल हीट कैलकुलेट करने जाओगे और वो भी आपकी जीरो ही मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि इसका डेल एस तो जीरो ही आना है, ये तो फैक्ट है। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं इसके लिए हम इरिवर्सिबल आइसोथर्मल से नहीं निकालेंगे, हम एडियाबैटिक की हीट निकाल लेंगे। कहते हैं ठीक है, कितनी निकालोगे, क्या जीरो होती है, जीरो होते ही हमको एंट्रोपी चेंज ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या मिलेगा, जीरो। चलो ये खत्म। उसके बाद किसकी बात करेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके अंदर जो है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए एक बात बोल देता हूँ जो रिपीट करनी है मेरे को, मतलब ये वाला पार्ट हो जाए, ये काम का, नीचे का डेरिवेशन नहीं करना। इन आइसोबारिक प्रोसेस, इन आइसोबारिक प्रोसेसेस बच्चों, आपका जो डेल एच होता है दैट इज इक्वल टू हीट। आप चाहो तो इसे क्यूपी भी लिख सकते हो, क्यूपी का मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है जी। डेल एच के अंदर ये चीज होती है। उसके बाद आता है कि आइसोबारिक का एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला बताओ। आइसोबारिक का एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला देखोगे तो वो आ जाता है एनसीपी ln T2/T1, ठीक है। इसका डेरिवेशन जो है आप भारी भरकम तरीके से करोगे तो हो जाएगा आपका टाइम वेस्ट। एक तरीके से कर सकते हो आप, ऊपर चलो, ये वाला फॉर्मूला याद है, जनरल एक्सप्रेशन ये वाला, यहाँ पे बताया होगा कि अगर आपको प्रेशर के टर्म्स में डेल एस कैलकुलेट करना है तो इसको लिखो ऐसे, डेल एस इक्वल डेल एस। दूसरा वाला फॉर्मूला किसके लिए, प्रेशर की टर्म्स के लिए। तो अगर आपके पास ऐसा है एनसीपी ln T2/T1 प्लस एनआर ln P1/P2, ठीक है। अगर मेरा आइसोबारिक है तो P1 इक्वल P2 इक्वल कॉन्स्टेंट होगा, सीधी बात। तो आप क्या लिखोगे, P1/P1 लिख दो इसको, या कोई भी एक कॉन्स्टेंट लिख दो ऊपर नीचे। अब बताओ ln1 क्या होता है, ln1 सर जीरो होता है, ये टर्म मर जाएगी और आपके पास क्या बच जाएगा आइसोबारिक के लिए, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है जी। यही नीचे लिख रखा है। इसका डेरिवेशन और भी कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो सब बिना बात के कचरा है। इसके अंदर क्या किया मैंने, सीधे सीधे इसको जीरो कर दिया, ये टर्म को जीरो किया, जनरल एक्सप्रेशन थी इसको जीरो कर दिया, मुझे नीचे वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। यहीं पे क्या करो, आइसोबारिक का भी कैलकुलेशन कर लो। आइसोबारिक आइसोकोरिक, आइसोकोरिक के अंदर क्या करोगे, वॉल्यूम क्या है भाई साहब, कांस्टेंट, फॉर्मूला लिखो। वॉल्यूम के टर्म्स में क्या है फॉर्मूला, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। जब ये टर्म के अंदर दोनों की दोनों चीजें सेम हो जाएंगी तो ये फिर से 1 बन गया। ln1 कितना होता है, जीरो, ठीक है जी। इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद होगा सर, बड़ा कहाँ है, ये वाला इतना इतना याद करना है, पूरा एक साथ मत करो। ये किसके लिए, व्हेन एंट्रोपी चेंज टू बी कैलकुलेटेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वैल्यूज। क्वेश्चन के अंदर अगर वॉल्यूम की वैल्यूज दे रखे थे ये वाला लगा लो। ये किसके लिए, प्रेशर की वैल्यूज के लिए, प्रेशर वैल्यूज। एक मिनट रुक जाओ, तुमसे टाइपिंग, माइक खोल देता हूँ। अच्छा माइक ओपन है, बताओ अपनी भावनाएं बताओ, ज्यादा तेज हो गया या बड़े बड़े फॉर्मूले लग रहे हैं तो बताओ। और याद तो होगा यार, मैंने भी किया याद। सर हो जाएगा यार, हो जाएगा, टेंशन ना लो। ये तो अरे रट्टे मारा करो, ठीक है। केमिस्ट्री यार, रट्टे तो मारोगे, ठीक है। अभी तो जब एक्सेप्शन आएंगे तब नहीं कहेंगे कि रट दो, दिमाग मत लगाओ इसके अंदर, कम से कम थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाने के लिए कि T2V2 वाले जब V2 वाला फॉर्मूला चलेगा तब हम उसके अंदर फाइनल बाय इनिशियल लिखेंगे, प्रेशर वाले के अंदर इनिशियल बाय फाइनल लिखेंगे। आगे वाली टर्म ऑलमोस्ट सेम है, सीवी की जगह सीपी लिख देंगे, जब वॉल्यूम के साथ सीवी लिखेंगे, जब प्रेशर के साथ सीपी लिखेंगे। रिलेट कर करके याद तो कर सकते हो। अभी आने दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे कहेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, याद कर लो, ऐसा ही होता है। चलो ठीक है, क्या क्या डिराइव कर दिए, डेल एस फॉर आइसोथर्मल, डेल एस फॉर एडियाबैटिक, डेल एस फॉर आइसोकोरिक, डेल एस फॉर आइसोबारिक, ठीक है।
यहाँ तक किसी को शक शंका दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। नो सर। चलो तो फिर आगे चलते हैं। एंट्रोपी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन की बात करते हैं। यहाँ पे एक जगह पे लिख के बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। सिंपल सा, फेज ट्रांजिशन जब बच्चों हमारा होता है, फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या है? स्टेट चेंज होना। सॉलिड से भाई साहब लिक्विड चले जाओ, लिक्विड से गैस चले जाओ, सॉलिड से सीधा गैस चले जाओ, और इनका इनवर्स भी, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, लिक्विड से सॉलिड आ रहा हो, तो भी फेज ट्रांजिशन। स्टेट अगर चेंज होगी दैट इज कॉल्ड फेज ट्रांजिशन। अब तुमको एक बात बता रहा हूँ, एक्सक्यूज मी फेज सर। ट्रांजिशन जो है, हाँ सर फेज ट्रांजिशन थर्मोकेमिस्ट्री में आती है। यार फेज ट्रांजिशन मतलब थर्मोकेमिस्ट्री में एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। थर्मोकेमिस्ट्री क्या करती है कि आपका ये बीकर लो और इसके अंदर ये बर्फ रख दो, ठीक है। अब वहां पे भी आएगी, थर्मोकेमिस्ट्री ज्यादातर डील करती है डेल एच से, ठीक है, क्योंकि डेल एच ही क्यू हो जाती है। ये लोग इस तरीके से चलते हैं। एक फिजिक्स के अंदर चैप्टर होता है कैलोरीमेट्री, वो कहते हैं हमें एंथैल्पी हीट वीट कुछ एंथैल्पी नहीं पता, वो सीधा हीट के हिसाब से चल रहे होते हैं। फेज ट्रांजिशन क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, इसके अंदर है कि आपका डेल एच हीट के बराबर आ जाता है। तो फिजिक्स वाले तो डेल एच को छेड़ते ही नहीं, वो सीधे हीट के टर्म्स में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यहाँ से हीट निकलेगी बर्फ से और ये पानी में चली जाएगी, पानी से बर्फ, मतलब ये सब हीट का कैलकुलेशन चल रहा होता है। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, डेल एच कैलकुलेशन करते हैं रिएक्शन वगैरह के लिए। एक रिएक्शन ए से बी दे देंगे, हैस्लो पढ़ा है ना, हैस्लो पढ़ा था कि अगर ए से बी जा रहे हो, उसको ए से सी, सी से डी, डी से ई होके भी डी टू बी जा सकते हो। तो वो सब चीजें हैं, वो थर्मोकेमिस्ट्री में जाती है। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, पूरा पूरा हैस्लो लगाते हैं, ठीक है, कि इस रिएक्शन के लिए इतना है, इसके अगर डबल मोल्स कर दोगे तो कितना आपको एंथैल्पी चेंज मिलेगा, इसके आधे मोल्स कर दो कितना मिलेगा, अलग अलग टुकड़ों में रिएक्शन को बांट दोगे तो कितना मिलेगा। थर्मोकेमिस्ट्री में मेनली ये चीज कर रहे होते हैं। थर्मो बहुत ईजी है, थर्मो के अंदर आपको कुछ खास करना ही नहीं होता। आप थर्मो के अंदर, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आप ए से बी लिखते हो, क्या है, तो इसका डेल एच आर जो है उसकी वैल्यू निकालो, फिर आपको दे देगा ए से सी जाने के ऊपर इतना होता है, सी से डी पे, और ऐसे इसकी डेल एच वन लिख देगा, इसकी डेल एच टू लिख देगा, इसकी डेल एच थ्री लिख देगा, कहेगा तीनों को जोड़ लो डेल एच आर मिल जाएगा। ऐसे ही डेल जी के लिए भी ये चीज फॉलो होती है, तो यहाँ पे डेल जी वन दे देगा, डेल जी टू दे देगा, ये डेल जी थ्री दे देगा। इस टाइप की कैलकुलेशन हो रही होती है थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। और सवाल क्या था, फेज ट्रांजिशन क्या इसमें होता है? हाँ, फेज ट्रांजिशन भी आ जाएगा थोड़ा सा थर्मो के अंदर। आपको ऐसा कह सकता है, लगता वहां पे है स्लो ही है, सॉलिड से ना गैस चले जाओ, इसके लिए डेल एच की वैल्यू बताओ। तुम क्या कहोगे, सॉलिड से पहले लिक्विड जाऊंगा फिर गैस जाऊंगा, इसके लिए डेल एच वन निकाल लूंगा, इसके लिए डेल एच टू निकाल लूंगा। तो वहां भी फेज ट्रांजिशन के लिए ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका काम यही है मेनली, रिएक्शन तोड़ो और रिएक्शन तोड़ो जोड़ो। कई बार क्या होगा, इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी दे देगा, कहेगी इसकी बताओ, तो तुम बता सकते हो कि डेल एच जो ऊपर वाला उसके अंदर डेल एच वन घटा दो इक्वल डेल एच टू आ जाएगा। ये मतलब थर्मोकेमिस्ट्री तो बहुत सिंपल है। मैंने जो है 13th में प्रिपरेशन ढंग से की थी, उससे पहले जेई मेंस जब मैंने 12th के बाद का दिया ना, तो थर्मोकेमिस्ट्री के सवाल आए वो तो मैं वैसे ही पे लिया है। मतलब मैंने अपने आप ही सोचा कि यार अगर यहाँ से ए से बी का दे रखा है, ए से सी का दे रखा है, तो फिर सी से बी तक का मैं निकाल सकता हूँ, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा लॉजिक गलत होगा, मरने तो मैं वाला ही इस पेपर के अंदर, ये लगा के देख लेता हूँ, ऐसे ठीक हो गए थे। तो ये तो बहुत सिंपल होता है थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, बस यही करना होता है कि इधर से उधर कहाँ हीट जा रही है, कहाँ एंथैल्पी चेंज आ रहा है, कहाँ गिब्स एनर्जी चेंज आ रहा है, इतना करना है। कैलोरीमेट्री के अंदर सिर्फ हीट देख रहे होते हैं, फिजिक्स में पढ़ोगे कैलोरीमेट्री, वहां पे क्या करते हैं, ऐसे कहते हैं कि एक भी कर लिया उसके अंदर पानी डाल दिया, पानी का जो टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस है, फिर एक बर्फ डाला है वो ना -20 डिग्री सेल्सियस पे थी, तो बताओ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या आएगा? ठीक है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा बच्चों, ये सारी की सारी बर्फ पिघल जाएगी, ठीक है, और पानी में बदल जाएगी। और ये जो पानी है पहले 5 डिग्री पे था, जो फाइनल पानी होगा ना उसका जो टेम्परेचर होगा कहीं -20 से 5 के बीच में होगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका थोड़ा सा बर्फ बच जाए और थोड़ा सा पानी बच जाए, और दोनों के दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे हो, यानी कि फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा। इतना है, जब तक सेम नहीं होता तब तक जो भी हाइयर साइड है
उससे लोअर साइड पे आपका टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का हाइयर साइड है उससे लोअर की साइड हीट फ्लो करती रहती है। कैलोरीमेट्री के अंदर ये करते हैं, ऐसे पूछ लेंगे बताओ कितनी केजी बर्फ बच जाएगी, ऐसे टाइप की चीजें कैलोरीमेट्री में करते हैं। बड़े मजेदार सवाल होते हैं, वहां पे यही चलता है, बर्फ के अंदर पानी डाल दो और मतलब स्टीम भी बना देंगे, पानी के अंदर स्टीम, ये सब चीजें। मजा आएगा जब फिजिक्स में पढ़ोगे शायद तुम कैलोरीमेट्री, शायद नहीं मतलब पढ़ोगे, अब पढ़ चुके यहाँ पे कि आगे पढ़ोगे ये नहीं पता, पढ़ते फिजिक्स में है कैलोरीमेट्री। चलो हमारी बात पे वापस आते हैं। डेल एच जो है वो भाई सब क्यूपी के बराबर है। कब? जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, ठीक है जी। उसके बाद एक स्टेटमेंट दे दी मैंने कि फेज ट्रांजिशन जो है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो फिर मैं लिख दूंगा एंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांजिशन इक्वल हीट फॉर फेज ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। फिर मैं क्या लिख दूंगा कि हीट जो है फेज ट्रांजिशन की वो तो डेल एच फेज ट्रांजिशन ही होगी, दैट इज डिवाइडेड बाय टी। तो ये क्यों रचा सर, एक नया फॉर्मूला क्यों बनाया? क्योंकि एग्जामिनर भी चालाक है। वो क्या करेगा, जब आपको फेज ट्रांजिशन क्वेश्चन देगा ना, कहेगा एंट्रोपी चेंज बताओ, इसका एंट्रोपी चेंज बताओ। फिर आपको ये नहीं देगा कि हीट कितनी है, हीट कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ नहीं देगा आपको, वो नहीं देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन हमको पता है कि अगर, और वो क्या दे देगा, एंथैल्पी की वैल्यू दे देगा आपको। एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए ना, मतलब इसको इतना लंबा घुमा देगा, डेल यू दे देगा, प्रेशर वॉल्यूम के वेरिएशन दे देगा, आपको एंथैल्पी चेंज करने कुछ दे देगा। हो सकता है कोई भला आदमी तो सीधा सीधा एंथैल्पी चेंज दे देगा। तो तुम्हें तो पता है कि एंथैल्पी चेंज ही हीट होता है, उसके अंदर टेम्परेचर का डिवाइड करोगे आंसर ले लोगे। तो बहुत ही बेकार व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, ये सब दे देगा, डेल यू डेल पीवी के लिए वैल्यूज, फिर क्या करेगा, डेल यू भी सीधा नहीं देगा, कहेगा डेल यू के लिए क्या चाहिए होता है, एन सी वी डेल टी, तुमको सी वी अलग दे देगा, डेल टी अलग दे देगा। कोई और भी महापापी होगा, वो क्या करेगा, एन की वैल्यू भी तुम्हें पीवी को आर टी से निकलवा रहा होगा। तो अलग अलग है, हो सकता है सीवी को क्या लिख सकते हैं, एफ बाई टू आर लिख देगा, मोनोएटॉमिक है, एफ लिखा, मतलब क्वेश्चन को कितना ही बड़ा कर सकते हो, या तो एक वैल्यू दे दो या फिर उसको अलग अलग जगह से निकलवाते जाओ। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना समझना है कि जब फेज ट्रांजिशन होगा तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हम हीट बाय टेम्परेचर से इसको सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस चल रहा होता है फेज ट्रांजिशन में, तो एंथैल्पी चेंज से भी हम एंट्रोपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात लिख दी कि डेल एस फेज ट्रांजिशन का हो गया। अब इसको फ्यूजन के लिए लिख लो, क्योंकि फेज ट्रांजिशन फ्यूजन हो सकता है और वेपराइजेशन हो सकता है। ठीक है, दो चीज हो गई। ओके, तो डेल एस फ्यूजन क्या हो जाएगा, डेल एच फ्यूजन बाय टेम्परेचर, एक ही फॉर्मूला बन जाएगा, डेल एच वेपराइजेशन इक्वल डेल एच वेपराइजेशन BAP डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, कोई खास दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे एज इट इज रटना नहीं होता कि डेल एच ये। अब तुम्हें समझ में आ गया क्या करना है, कि डेल एच जो है वो रिप्लेस करेगा क्यू को, बस। तो डेल एच के फॉर्मूले के अंदर क्यू की जगह डेल एच रख लेंगे, जब फेज ट्रांजिशन होगा जिसका भी होगा उसका रख लेंगे। फ्यूजन का क्वेश्चन होगा तो फ्यूजन का डेल एच होगा, सीधी बात है। या तो वहां पे उसको डेल एच करके लिख देगा, डेल एच फ्यूजन है, या फिर इसको डेल एच भी लिख सकता हूँ, ये इस फेज ट्रांजिशन का डेल एच ही तो है। तो ऐसे करके एंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांजिशन कर लोगे। किसी को कोई शक कोई दिक्कत है इन सब बातों में, या क्वेश्चन करने शुरू करें? ओ भाई साहब, सर क्वेश्चन पांच, करते हैं। हाँ क्वेश्चन करते हैं, चलो। यस सर। प्रेशर इज चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, कर लो भाई, ये वाला कर लो। ये कर लो, ये 15 मिनट बचते हैं, 7 मिनट क्वेश्चन के नाम पे, 8 मिनट गिव्स एनर्जी के नाम पे। एक बार देख लो, अगर मेरी क्लास, नहीं नहीं नहीं, खूब आराम से, तुम्हारी क्लास है वैसे, 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन बाद में करना। ये बताओ तुम्हारी अगली क्लास है 7 बजे? यस सर, 7 बजे से है मैथ्स की क्लास। चलो जल्दी करो, फिर जल्दी है, 15 मिनट के अंदर थर्मो खत्म करना हमने। क्वेश्चन करो यस जल्दी से, सर। आंसर बताओ मेरे को। हाँ जी बोलो। सर डी। डी,
बच्चे बहुत तेज है यहाँ। चलो और बोलो। डी, ठीक है। अगर सारे जल्दी बता दोगे तो एक और क्वेश्चन कर लें। डी, सबने कहा कि इसका ना आंसर मास्टर ने टिक मार दिया डी पे। बोलो संध्या। सर सी। सी, अच्छा ठीक है। संध्या ने कहा ऐसे कैसे जल्दी हो जाएगा, हम तो सोल्यूशन करवा के मानेंगे मास्टर से। चलो ठीक है, टाइम अप फॉर दिमाग, ताकि एक क्वेश्चन और कर ले। सॉल्यूशन सुन लो, कुछ भी नहीं करना। क्या बोल रखा है, आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहा है, डेल एस आइसोथर्मल मांग रहा है। क्या होता है भाई साहब, NRLN V2/V1। V2/V1 का क्या मतलब है, इसको V फाइनल होता है और ये V इनिशियल होता है। ठीक है जी, क्या करना है, V इनिशियल इक्वल NRT, P फाइनल V फाइनल इक्वल NRT। सर टी इनिशियल फाइनल क्यों नहीं है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक ही टेम्परेचर रहेगा। यहाँ से क्या करो, V फाइनल की वैल्यू उठा लो NRT बटे P फाइनल, यहाँ से V इनिशियल की वैल्यू उठा लो NRT बटे P इनिशियल, इस इक्वेशन के अंदर रखो। NRLN, ये क्या लिखा हुआ है, V फाइनल की वैल्यू NRT बटे P फाइनल, V इनिशियल की वैल्यू NRT बटे P इनिशियल। NRT ने NRT को मार दिया, फाइनल क्या बच गया आंसर, NRLN। हाँ बोलो। संदेश समझ में आ गए बच्चे? यस सर। तुम सोल्व नहीं किए ना, तुम सीधा किए कि वॉल्यूम वाले फॉर्मूले के अंदर पहले फाइनल आता है, नीचे नीचे किया था हमने, लेकिन ना तो उल्टा लिख दिया था। अच्छा, तुमने जो ओरिजिनल फॉर्मूला उसको उल्टा लिख दिया। यस सर। शाबाश। चलो सबको समझ आ गया भाई? यस सर। अंकिता ने 2 आंसर दिए, सी और बी। सर कंफ्यूजन था मुझे, थोड़ा कंफ्यूजन था ना, कंफ्यूजन होता, कंफ्यूजन नहीं होता। गलत इंग्लिश मत बोलो, ठीक है। चलो लिख देता हूँ ये, किसी को देखना हो शीट में सोल्यूशन देख लेना। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। कौन सा करे, कौन, डेल जी का है तो छोड़ दो, डेल एच का करोगे? ये भी डेल जी के क्वेश्चन क्यों आने लग गया अभी से, डेल जी के यहाँ तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, सारे ही डेल जी के डाल रखे यार, किसने शीट बनाई है। ये करो, ये भी डेल जी का है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज, जल्दी बताओ। कांस्टेंट। कांस्टेंट, सर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, सर इंक्रीजिंग। हाँ। सर निशा कह रही ए। कोई एंट्रोपी नहीं इस दुनिया, क्या ए है? अच्छा ठीक है। हाँ। निशा कह रही दुनिया में कोई एंट्रोपी नहीं, तो तुमने अभी ना 1.5-2 घंटे 2 लेक्चर्स बेकार कर रखे, कोई एंट्रोपी नहीं होती है, जीरो होती है एंट्रोपी, ऐसा बिल्कुल कह रहे हैं। अच्छा ये ना सीधी स्टेटमेंट होती है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, ये सेकंड लॉ की स्टेटमेंट्स में से है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, यूनिवर्स की रैंडमनेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं, स्टेटमेंट है ये, मैंने पढ़ाई नहीं होगी। मैंने सेकंड लॉ पढ़ाया कि तुमको पढ़ाया तो मैंने ही है, लेकिन नहीं बोला होगा, क्योंकि मैंने 2 चीज बोली सेकंड लॉ के अंदर। पहली कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाएगा, और दूसरी बोली थी कि आपकी 100% एफिशिएंसी ईटा नहीं मिल सकती। ये 2 बात बोली थी। तीसरा एक स्टेटमेंट होगा। सेकंड लॉ के काफी स्टेटमेंट्स आते हैं, मतलब तुम ग्रेजुएशन में जाओगे ना तो परेशान हो जाओगे अगर मैकेन ले ली। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पता नहीं क्या क्या ऐसे बवाल चीजें आते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लोसियस स्टेटमेंट। तो जो तुम्हारे काम की है वो तुम्हारे सामने आ गई, ठीक है, इस क्वेश्चन से सामने आ गई। बाकी जो छूट जाएगा वो क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें दिखता रहेगा, मुझसे पूछ लिया करो। ठीक है, थ्योरी जितने काम की है, अपन फोटोन के अंदर थ्योरी कम ही करते हैं, जितने से हमारा काम चले ना उतनी करते हैं। चलो क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन और कर लेंगे जल्दी से, गिब्स निपटाता हूँ, 10 मिनट है, 6 मिनट में गिब्स निपटाएंगे, फिर गिब्स के 1 या 2 क्वेश्चन कर ले। ठीक है, गिब्स एनर्जी क्या होता है, ये भारी भरकम जो है लिख रखा है, इसको छोड़ दो, सिंपल सिंपल 11वीं बोर्ड के तुम वैसे ही कोई इज्जत नहीं करते हो खास, अगर पेपर में लिखने को मिल जाए लिखो, इट इज द नॉन मैकेनिकल वर्क, ब्रैकेट में लिख दो,
नॉन पीवी वर्क। जो हम सारे के सारे वर्क हमारे अब तक की थर्मोडायनेमिक्स में निकाले हैं ना, वो मैकेनिकल वर्क थे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क आते हैं। ठीक है जी, आई कॉल यू बैक वेरी सून, आई कॉल यू बैक वेरी सून, वेरी सून, वेरी सून। कितनी देर नहीं बोल सकता मैं, कभी भी किसी को भी टाइम नहीं देता, कहता हूँ वेरी सून। इट इज द नॉन मैकेनिकल वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं। सारे सवाल दिखाऊंगा नीट के प्रीवियस ईयर के और मेंस के भी। पता नहीं किसने शीट बनाई, नीट मेंस सेम लेवल पे चल रहे होते हैं और एडवांस के क्वेश्चन भाई हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब मेंस क्लियर हो जाएगा एडवांस के बीच में 1.5 से 2 महीने मिलते हैं, तब एडवांस वाले टॉपिक पढ़ के जो एडवांस में अलग आने वाले उनसे एडवांस की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यही प्रोसेस होता है। सीधे सीधे समझो सवाल किस चीज पे आएगा। सवाल आएगा भाई साहब G इक्वल H माइनस TS। ये कौन है? ये है भाई साहब गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। IUPAC ने इसका नाम बदल के कहा कि फ्री को ड्रॉप कर दो, सस्ती लगती है, गिब्स एनर्जी रख दिया। H क्या होती है? एंथैल्पी। T क्या होता है? टेम्परेचर। और S क्या होता है? एंट्रोपी। एंट्रोपी। सब लोगों को जान गए इस फॉर्मूले में? बोलो काफी। यस सर। ठीक है, अब क्या करो, इसका चेंज देख लो। चेंज अगर तुमको डिराइव करना है तो लिखो DH इक्वल DH माइनस TDS। ठीक है, फिर उसको इंटीग्रेट कर लो। सब फर्जी बातें हैं, एक बार डी लगाऊंगा उसके बाद इंटीग्रेट करूंगा, सीधे सीधे ये आएगा डेल एच माइनस टी डेल एस। गेम स्टार्ट से हमको ना स्पॉन्टेनिटी बतानी होती है। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? स्पॉन्टेनिटी का मतलब है कोई चीज, बिल्कुल संध्या ने बताया ये फॉर्मूला होता है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कोई चीज अपने आप होगी कि नहीं होगी, कोई रिएक्शन अपने आप होगा कि नहीं होगा। आपने दोनों के दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट उठाए, बीकर में डाले, उन दोनों को मिक्स कर दिया, तो क्या रिएक्शन शुरू हो जाएगा? अगर रिएक्शन शुरू होएगा तो वो स्पॉन्टेनियस है। अगर नहीं होएगा तुमको नीचे से हीटिंग भी करनी पड़ेगी, उसको टेम्परेचर भी उसका जो भी रिक्वायर्ड है वो देना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा रिक्वायर्ड। इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तुम उसके लिए कंडीशंस क्रिएट करोगे। ठीक है जी, ये बात हो गई। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? अपने आप रिएक्शन होने लग गया। नॉन स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? कि रिएक्शन ना हो। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है तुमने ए और बी उठाए, उनसे सी बनना होता है। बीकर के अंदर क्या डाले? ए प्लस बी। थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा बीकर के अंदर कुछ ए प्लस बी भी पड़ा हुआ है, कुछ सी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ए और बी और सी तीनों पड़े होंगे। कहोगे बाकी ए बी तुम लोग क्यों नहीं जा रहे सी की तरफ? वो कहता है हम इक्विलिब्रियम की स्टेज पे आ चुके हैं। तो कोई रिएक्शन जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम की स्टेज पे होगा तब उसके डेल जी की क्या वैल्यू होगी? और स्पॉन्टेनियस होगा यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो तो डेल जी की क्या वैल्यू होगी? और उल्टी डायरेक्शन नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, उल्टी में आ रहा होगा तो क्या वैल्यू होगी? वो सब बताएगा। देखिए डेल जी की वैल्यू यदि आपको नेगेटिव मिली तो बहुत बढ़िया, आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, स्पॉन्टेनियस एंड फॉरवर्ड। ठीक है, डेल जी जो है भाई साहब यदि पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, और अगर डेल जी 0 हुआ तो इक्विलिब्रियम रहेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी सब लोग बोलते जाएंगे, किसी को भी दिक्कत आए तो रोक देना। ये सब वैल्यू है, 3 वैल्यूज डेल जी की। ये याद रखना है, स्पॉन्टेनियस पूछेगा तो डेल जी नेगेटिव आना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस पूछेगा तो डेल जी पॉजिटिव आना चाहिए, और अगर इक्विलिब्रियम पूछेगा तो डेल जी 0 आना चाहिए। चलो अब एक क्या काम करना है, एक टेबल बनती है, ये ऊपर लिखी हुई है लेकिन मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए और समझ आ जाए। डेल एच, डेल एस, डेल जी, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ये बात पूछी जाएगी। अगर मुझे डेल एच पॉजिटिव मिल जाए और डेल एस नेगेटिव मिल जाए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, क्या होगा? इस वाले टर्म को देखो, डेल जी है भाई साहब, इसके लिए डेल एच, इस वैल्यू को आपने पॉजिटिव बोल दिया। अरे मिट मत कर दिया ना, नुकसान इसने मिट के। ये मेरा आईपैड कई बार चीजें मिटा देता है। डेल जी, डेल एच, डेल एस और स्पॉन्टेनिटी स्कोर, ये होगा क्या लिखा था? पॉजिटिव और नेगेटिव। डेल जी की वैल्यूज देखो भाई साहब, ये हो गया डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है जी, अपने को क्या चाहिए कि ये डेल एच जो है ये पॉजिटिव आ रहा है, डेल एस है नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव, इसके बाहर क्या लगा हुआ? माइनस, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या मिलेगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो पूरा पूरा जी क्या मिलेगा मुझे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। जी की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव।
टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी। अब इसको पलट दो, डेल एच को क्या कर दो? नेगेटिव, इसको पॉजिटिव। ठीक है, जैसे बताया वैसे करके देखना, स्पॉन्टेनियस आएगा। डेल जी इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस, ये भाई साहब नेगेटिव है और ये भाई साहब पॉजिटिव है। पूरा पूरा ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आपको फाइनली नेगेटिव वैल्यू देंगे। ठीक है, ये हो गया, वेरी गुड, स्पॉन्टेनियस आएगा रिएक्शन। अब देखो इन दोनों के साइंस ना सेम कर दो। जैसे ही आप इन दोनों के साइन सेम करोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा। कंफ्यूजन क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन ये होएगा, ये पॉजिटिव तो डेल जी जो है डेल एच पॉजिटिव और ये माइनस टी डेल एस। ठीक है, ये वाली वैल्यू की देगी आपको पॉजिटिव और ये क्योंकि पॉजिटिव है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब क्या होगा कि आपका डेल एच जो है अगर बड़ा हुआ टी डेल एस से तो आपको डेल जी की वैल्यू कैसी मिलेगी? पॉजिटिव। और अगर टी डेल एस बड़ा हुआ डेल एच से तो आपको क्या मिलेगी इसकी वैल्यू? नेगेटिव। तो कहोगे यार ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो हमें क्या देखना है? टेम्परेचर देखना। अगर मेरा क्यों बता दिए, चलो अगर मेरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अगर टेम्परेचर हाई है, वेरी हाई टेम्परेचर, तो फिर टी डेल एस पक्का पक्का बड़ा आएगा और वो डेल एच से बड़ा हो जाएगा, यानी नेगेटिव वैल्यू हमें बड़ी मिलेगी। तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा बच्चों? इस केस के अंदर आपको डेल जी नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस इसका उल्टा हो जाएगा, लो टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल। चैप्टर खत्म। एक सवाल करेंगे, इसके अंदर एक और चीज है, वो क्या करेगा?